स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम कर रहे हैं पार्ट 2 चैप्टर 10 द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। पहले हमने इस चैप्टर का पार्ट 1 किया हुआ है। ठीक है, हमने क्या क्या किया था उस चैप्टर में? आई के बारे में, आई के पार्ट्स के बारे में, कौन सा लेंस होता है आई में। ठीक है, आई लेंस कौन सा होता है ये आपको पता होना चाहिए। इस जो क्लास थी ये पूरी, इसमें हमने ये किया था। देन पावर ऑफ अकोमोडेशन हमने किया था, डिफेक्ट्स हमने किए थे तीनों, और हमने इसमें किया था कि आइस को जब डोनेट करते हैं तो कितना टाइम उसको रखना है, कितने टाइम के लिए वो डोनेट आप कर सकते हो, या जो भी इसमें प्रोसीजर था। कुछ डिसीजेस थी कि अगर किसी भी बंदे को कुछ ऐसे डिसीजेस हैं तो वो अपनी आइस डोनेट नहीं कर सकते। तो वो कौन से डिसीजेस थे वो आपको याद हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। तो सबसे पहले आपको प्रिज्म पता होना चाहिए, प्रिज्म क्या होता है। ठीक है, फिर उन्होंने क्या बोला है कि आपने सीखा ही हुआ है। क्या सीखा हुआ है हमने? हाउ लाइट गेट्स रिफ्रैक्टेड थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब वाला तो हमने पढ़ा है। ठीक है, हमने 9 चैप्टर में पढ़ा था। यहाँ से लाइट आएगी, हमें था कि ऐसे ऐसे जाएगी सीधा, बट वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। ठीक है, ये हमने पढ़ा था उसमें। देन अब क्या बोल रहे हैं, अब हमने क्या पढ़ना है? Carry for parallel reflecting surfaces as in glass slab, the emergent ray क्या होती है? पैरेलल होती है इंसिडेंट रे के। ओके जी, आगे। However, it is slightly displaced। हाँ, slightly थोड़ा सा उसने क्या कर लिया था, अपना पाथ चेंज कर लिया था। ठीक है, एक रेयरर मीडियम से डेंसर, फिर डेंसर से रेयरर, थोड़ा सा उसने अपना पाथ है जो वो चेंज कर लिया था। फिर उन्होंने पूछा है कि आपको कैसा लगता है, कैसे जो एक ट्रांसपेरेंट प्रिज्म है उसमें कैसे रिफ्रैक्शन होगी, या लाइट कैसे रिफ्लेक्टेड होगी। ठीक है, कंसिडर अ रेक्टेंगुलर ग्लास प्रिज्म। रेक्टेंगुलर ग्लास प्रिज्म को क्या करना है, कंसिडर करना है। इसमें यहाँ पे पहले प्रिज्म की डेफिनेशन लिखी है, ये भी आप अंडरलाइन कर सकते हो, इसमें लिख सकते हो। ठीक है, क्या बोला इन्होंने? इट हैज 2 रेक्टेंगुलर बेसिस। 2 क्या होते हैं? रेक्टेंगुलर बेसिस है उसके, सॉरी ट्रायंगुलर बेसिस। 2 ट्रायंगुलर बेसिस है, 3 रेक्टेंगुलर lateral surfaces हैं। These surfaces are inclined to each other. The angle between the 2 lateral faces उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म। ये प्रिज्म में बना हुआ है, अभी देखते हैं हम लोग। लेट अस अंडरस्टैंड। एक्टिविटी करने के बाद आपको पता चलेगा। एक्टिविटी नहीं करेंगे इस क्लास में, जस्ट हम लोग एनसीईआरटी को रीड करेंगे लाइन टू लाइन, तो एक्टिविटी वाला पार्ट नहीं करेंगे। ये एक्टिविटी है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। जितना वेरी वेरी आपको लिखना, आप लिखो इसके सामने। ये हम लोग इसी क्लास में करेंगे। एक बार मैं आपको बता देती हूँ इसमें होता क्या है। ठीक है, इस एक्टिविटी में क्या होगा कि अभी जो प्रिज्म है वो है एक 3D शेप। तो 3D शेप को पेपर पे बनाना तो नहीं बन पाएगी ना, तो 2D बनानी पड़ेगी हमें। तो 2D शेप हमने बनाई है, ये क्या बन गया? बिल्कुल एक ट्रायंगल। ठीक है, इधर से ये एक्टिविटी आपने की भी होगी स्कूल में, स्कूल्स में करवाते हैं, जब प्रिज्म देते हैं आपको, यहाँ पे पेन्स आपने लगानी होती हैं, फिर उनकी रिफ्लेक्शन को देख के आप इधर पिन्स लगाते होते हो। ठीक है, अगर आपको याद तो, नहीं याद कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे करते हैं हम लोग। इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, ये पेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इतना सा, ये ब्लू वाला। ठीक है, इसमें जो भी लिखो आपको याद होना चाहिए। एग्जाम में आपको इवन डायग्राम भी इसकी खुद बनानी आ सकती है। तो ये जो वाली रे है, ठीक है, ये वाली पी क्यू, यहाँ पे लिखा नहीं है, ओके, पी क्यू का नहीं लिखा है, पी ई का लिखा है। सारी रे पी से लेके ई पॉइंट, ये ई पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, ये सारी रे क्या है? इंसिडेंट रे है। ठीक है, ये वाली रे ई से एफ तक, ई से एफ तक क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। उसके बाद एफ से एस तक क्या है? इमर्जेंट रे है। ठीक है, ये आपको पहले नोट डाउन करना है, लिखना है। इस पे वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपने लिखना ही लिखना है। फिर यहाँ पे हम क्या बनाएंगे? एक नॉर्मल बनाएंगे।
नॉर्मल और इंसिडेंट रे के साथ वाला एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, देन नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के साथ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ओके, बस इधर जब हम नॉर्मल बनाएंगे, इसमें क्या ध्यान देना है, नॉर्मल का इधर आप आर लिख सकते हो, अगर आपको लिखना है, नहीं लिखना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रहने दो। यहाँ पे ये है इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे और नॉर्मल के साथ वाला एंगल, एंगल ई, ये सारे आपको लिखने हैं। आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ई क्या है, एंगल ऑफ इमर्जेंट, डी ये वाला। इसको क्या करना है अभी, ये डी कहाँ से आ गया, हमें तो पता नहीं चला। ये वाली इंसिडेंट रे है ना, इसको एक्सटेंड करना है, बट एक्सटेंड क्या करेंगे, डॉटेड, कि ऐसे होता नहीं है, इमेजिनरी है, हमने कर लिया, ठीक है। इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे को क्या करना है, एक्सटेंड करना है। जब हम एक्सटेंड करेंगे इनको ऐसे, तो यहाँ पे जो एंगल बन जाएगा डी, एंगल ऑफ डेविएशन। एक ये आपको याद रखना है, एंगल ए क्या होगा, एंगल ऑफ प्रिज्म। बस इतना ही करना है आपको। आप इसको ड्रॉ कर करके बार बार देखो, याद करो इसको, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इन्होंने लिखा गया, अभी थ्योरी में लिख दिया, आप बस इतना ही याद करो, ये मत करो चाहे, ठीक है। एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं इसमें है क्या, बहुत बेसिक सी थ्योरी है, फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं हम लोग लगाएंगे। पीई क्या है, इंसिडेंट रे, हाँ जी यहाँ पे देखा हमने। ईएफ क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है जी देख लिया था। पीएस क्या है, इमर्जेंट रे। फिर बोल रहे हैं, आपने नोट किया होगा कि रे ऑफ लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, हाँ जी एयर टू ग्लास है, ठीक है, ए बी सरफेस पे, हाँ जी यहाँ से एयर से इधर चली गई। द लाइट रे ऑन रिफ्रैक्शन थोड़ी सी बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गई है, ठीक है जी। जब सेकंड सरफेस पे एसी से लाइट की रे क्या होगी, ग्लास से कहाँ जाएगी, एयर में जाएगी, फिर वो बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, हाँ जी देखा। कंपेयर द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट ईच रिफ्रैक्टिंग सरफेस, आप कंपेयर कर लो, ठीक है। is this similar to the kind of bending that occurs to prism glass slab, हाँ ठीक है, उसके जैसे ये थोड़ा बहुत, तो ठीक है। Prism makes emergent ray bend at an angle to the direction of incident ray. This is called angle of deviation. ठीक है, D एंगल से डिनोट करते हैं, मार्क करके इसको बताया हुआ है, चलो जो भी है, तो सारा इन्होंने बता दिया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, एंगल ऑफ प्रिज्म एंड डेविएशन आर वेरी इंपॉर्टेंट। बस ये डायग्राम आपको याद करनी है, इसका डेली लाइफ में क्या यूज है, कुछ भी नहीं है फिलहाल तो आपको ऐसे ऐसे हम रिलेट नहीं कर सकते कि हाँ इसका यूज है, ऐसा ही होता है, तो याद ही करना है आपको। डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म, ये हम देख सकते हैं, ये हमने देखा हुआ है, तो वी कैन से कि हाँ देखा हुआ है, हाँ थोड़ा थोड़ा रिलेट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसमें क्या है कि आपने क्या देखा हुआ है, रेनबो के कलर्स, हाँ जी देखे हुए हैं हमने। यहाँ पे एक दिक्कत है सबको भाई, सन क्या होता है, सन का कलर, ये दो अलग अलग चीजें हैं। सन का कलर क्या होता है, येलो, ठीक है जी। बट सन की जो लाइट है, लाइट रेज हैं, उसका कलर क्या होता है, वो व्हाइट होता है भाई, येलो नहीं होता है, ठीक है। ये आपको लिखना है अच्छे से। देन उन्होंने बोला व्हाइट लाइट ऑफ द सन, सन की कौन सी लाइट होगी, व्हाइट, वो क्या करती है, बहुत सारे हमें कलर्स देती है, रेनबो वाले। पहले पूछा ये दे सकती है, हाँ जी देती है भाई। तो होता कैसे ये, उन्होंने बोला है कि वापस से प्रिज्म वाला रिफ्रैक्शन वाला पढ़ो। द इंक्लाइंड रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस ऑफ द प्रिज्म शो एक्साइटिंग फिनोमेना, कैसे फिनोमेना देखते हैं, बोला उन्होंने एक्टिविटी में देखते हैं, ओके जी। चलो अभी ये कोई एक्टिविटी करके दिखाई है, प्रिज्म पे हमने व्हाइट लाइट इंसिडेंट करवाई थी, और क्या उसमें से जो उसका रिजल्ट आया, क्या रिजल्ट आया कि बहुत सारे कलर्स आए, कितने कलर्स आए, 7 कलर्स आए, ठीक है। द प्रिज्म हैज प्रोबेबली स्लिट द इंसिडेंट रे, उसको तोड़ देगा इंसिडेंट रे को, किसमें, बैंड ऑफ कलर्स। कलर्स दैट अपीयर एट टू एंड्स ऑफ द कलर बैंड, वो क्या होते हैं, अच्छा चलो। फिर उन्होंने बोला क्या सीक्वेंस क्या है, आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये सीक्वेंस क्या है कलर्स का। फिर उन्होंने खुद से बता दिया, ये आप अंडरलाइन करो, ये इंपॉर्टेंट है अंडरलाइनिंग में।
The various colors seen are violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. ये है जो सीक्वेंस है. फिर उन्होंने बोला भी याद कैसे करोगे, तो ऐसे वेबग्योर की हेल्प से आप याद कर लो सीक्वेंस को. ठीक है. देन ये डेफिनेशन है. द बैंड ऑफ कलर्ड कंपोनेंट ऑफ लाइट बीम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम. इन सबको ऐसे थोड़ा ना बोलेंगे कि 7 कलर्स आते हैं. 7 कलर्स को क्या बोलेंगे हम लोग? बैंड ऑफ 7 कलर्स को क्या बोलते हैं? स्पेशल वर्ड स्पेक्ट्रम. ओके. यू माइट नॉट बी एबल टू सी ऑल द कलर्स. हाँ, सेपरेटली थोड़ी नहीं दिखाई देंगे, बस सारे मतलब हल्का हल्का सा हमें दिखाई देता है. अगर रेनबो आपने देखी हो, ऑब्वियसली लाइफ टाइम में कभी तो देखी होगी. फिर बोला समथिंग मेक्स ईच कलर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अदर. द स्प्लिटिंग ऑफ, ये भी आपको अंडरलाइन करना है, एक सेकेंड यहाँ पे. द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्सन. ठीक है. बैंड ऑफ 7 कलर क्या था? मतलब इकट्ठा इसको क्या बोलना है? स्पेक्ट्रम. बट ये लाइट है जो व्हाइट लाइट टूट के गई है ना, तो व्हाइट लाइट के टूटने को, स्प्लिट होने को क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन. ठीक है. ये नोट्स में पढ़ेंगे. डिस्पर्सन इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप. टू टाइप नहीं, स्पेक्ट्रम इज ऑल्सो टू टाइप. तो ये नोट्स वाली क्लास में करेंगे. इसमें बस एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करेंगे. नोट्स वाली क्लास में आपको और ज़्यादा एक्स्ट्रा जो आपके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो करेंगे. फिर उन्होंने बोला है व्हाइट लाइट इज डिस्पर्स्ड इनटू 7 कलर कंपोनेंट बाय अ प्रिज्म. ठीक है. हाउ डू वी गेट दिस कलर्स? ऐसा क्यों होता है? क्यों जब व्हाइट लाइट को हम लोग प्रिज्म पे इंसिडेंट करवाते हैं इतने सारे कलर्स आते हैं? तो इसका रीजन क्या है? यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे ही इसका आंसर है. तो यहाँ पे आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लिख सकते हो. यहाँ पे क्वेश्चन लिख लो कि यहाँ पे क्वेश्चन है. कौन सा क्वेश्चन है? ये वाला. फिर इसको अंडरलाइन कर लो. फिर इसका आंसर क्या है कि जो डिफरेंट कलर्स होते हैं उनकी क्या होते हैं? डिफरेंट वेवलेंथ होती है. पहले ये लिख लो कि डिफरेंट कलर्स डिफरेंट एंगल्स पे क्या करते हैं? इंसिडेंट करते हैं. ठीक है. लाइट क्या होती है? बेंड होते हैं डिफरेंट एंगल्स पे. फिर जो रेड है वो क्या होता है? लीस्ट डेविएट होता है. और वॉयलेट सबसे ज्यादा होता है. तो जो हर एक रे है वो क्या होगी? डिफरेंट पार्ट्स पे डिफरेंट, या ऐसे लिख लो कि डिफरेंट उनकी वेवलेंथ होती है, इसलिए वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे डिस्पर्स्ड या फिर स्प्लिट हो जाते हैं. बस ये लिखना है आपको. ओके. देन हमारे पास क्या है? ये देखो, ये रेनबो भी बनी हुई है. कहाँ हमें समझ में आ रहा है वॉयलेट कहाँ पे है, रेड कहाँ पे है? रेड के साथ ऑरेंज कहाँ पे है? येलो दिख रहा है, ठीक है. ग्रीन अच्छे से नहीं दिख रहा, तो इतना अच्छे से नहीं हमें दिखाई देता. देन क्या बोल रहा है कि फर्स्ट पर्सन कौन था? न्यूटन. न्यूटन वॉज द फर्स्ट पर्सन टू यूज ग्लास प्रिज्म, जिसने स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट को क्या किया था? ऑब्टेन किया था सनलाइट पे. He tried to split the colors of the spectrum of white light further. उसने और स्प्लिट करने की कोशिश की ताकि अच्छे से हम लोग कलर देख पाए, बट he could not get any more colors. उसको नहीं कुछ दिखाई दिया. ठीक है. देन क्या बोला? दिस अलाउड ऑल द कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम टू पास थ्रू द सेकंड प्रिज्म. अच्छा, ये वाला बता रहे हैं अभी. पहले हमने क्या किया कि यहाँ पे कोई मिरर लगा रखा है, स्क्रीन लगा रखा है इन्होंने. स्क्रीन, यहाँ पे व्हाइट लाइट को इन्होंने भेजा. ठीक है. रेड और वॉयलेट बनाए बताए हैं, अंदर वाले कलर्स नहीं बताए हैं. ये फिर से अगर कोई उल्टा करके हमने प्रिज्म लगा रखा है, तो फिर से ये क्या बन जाएगी? व्हाइट लाइट बन जाएगी. ठीक है. मतलब रिवर्स रिएक्शन जैसे हो गया है, रिवर्स एक्टिविटी हो जाएगी अगर उल्टा करके हमने क्या लगा दिया? प्रिज्म लगा दिया यहाँ पे तब. देन क्या बोला इसने? बस ये तो ठीक है. फिर बोला एनी लाइट that gives spectrum similar to the sunlight is often referred to white light. उसको क्या बोलते हैं? white light. अभी रेनबो वाला वेरी इंपॉर्टेंट. रेनबो में तो प्रिज्म नहीं होते हैं. ठीक है. 7 कलर कहाँ पे बनेंगे? प्रिज्म होगा जहाँ पे. तो प्रिज्म कौन होता है? प्रिज्म. रेनबो में तो कोई प्रिज्म नहीं होता, तो कैसे बनता है प्रिज्म? ठीक है. A rainbow is natural spectrum appearing in the sky after rain shower.
इट इज कॉज बाय डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट बाय टिनी ड्रॉपलेट्स। तो कौन काम करता है प्रिज्म का? टिनी ड्रॉपलेट्स। ये आपको लिख लेना है ताकि आपको याद रहे। ठीक है, रेन ड्रॉप्स प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर, अ रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू सन। ठीक है, यहाँ पे सन है तो यहाँ पे इसके सामने बनेगा ताकि व्हाइट लाइट आएगी। ठीक है, रिफ्रैक्शन होगी, फिर 7 कलर्स आएंगे। द वाटर ड्रॉपलेट एक्ट्स लाइक अ स्मॉल प्रिज्म। इसको आप चाहे अंडरलाइन कर लो कि वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो कैसे काम करते हैं, कैसे एक्ट करते हैं? स्मॉल प्रिज्म्स की तरह। दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट, देन रिफ्लेक्ट इटर्नली एंड फाइनली रिफ्रैक्ट इट अगेन, और क्या बन जाता है? एक रेनबो बन जाता है। 7 कलर्स का स्पेक्ट्रम बन जाता है, वो ऑब्जर्वर फिर अपनी आईज से देख पाता है। यू कैन सी अ रेनबो ऑन अ सनी डे व्हेन यू लुक इन द एट द स्काई थ्रू अ रेन वाटरफॉल। ठीक है जी, थ्रू अ वाटर फाउंटेन। ठीक है, कभी भी आप देख सकते हो। ये भी आपने देखा होगा शायद, अगर नहीं देखा है तो चलो कोई नहीं देखा है तो अभी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के फिनोमेना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो क्या है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन? क्या बोला उन्होंने? यू माइट हैव ऑब्जर्व अपेरेंट रैंडम वेविंग और फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये आपने देखा होगा। ठीक है, इसका क्या बोले, जब बल्ब खराब हो जाता है, कभी बल्ब ऑन हो गया, ऑफ हो गया, ऐसा ऐसा। ठीक है, फ्लिकरिंग और वेवरिंग इसको बोलते हैं। The air just above the fire becomes hotter than the air further. The hotter air is lighter than the cooler. ये आप नोट डाउन कर लो। लाइटर कौन होता है? जो हॉट वाली एयर होती है। ठीक है, द हॉटर एयर इज लाइटर, लेस डेंसर होती है देन द कूलर एयर। ठीक है, एंड हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लाइटली लेस देन दैट ऑफ द कूलर एयर। ठीक है जी, hence the physical conditions of the refracting medium not stationary apparent position of the object as seen through the hot fluctuate। ये मैं बता ही देती हूँ इसमें क्या है, फालतू को बता रखा है इन्होंने। चलो बनाते हैं इसको। यहाँ पे थोड़ी सी जगह है, ये है हमारा लेट अस सपोज रेयर मीडियम। ठीक है, यहाँ पे है डेंसर, यहाँ पे फिर से रेयरर आ गया। यहाँ पे कोई बंदा खड़ के इसको देख रहा है ठीक है, अच्छे से कि हाँ जी मेरे को स्टार्स देखने हैं, तो मैं अभी बाहर जाके थोड़ा सा मेरे को टाइम मिला, मैं स्टार्स देख रहा हूँ। वैसे ऐसा तो अभी आज के टाइम में तो मेरे को नहीं लग रहा कोई भी देखता होगा। चलो, रेयरर मीडियम में लाइट क्या करेगी? आराम से ट्रेवल, बहुत ज्यादा जगह है, आराम से वो चलेगी। यहाँ पे पार्टिकल्स ही पार्टिकल्स हैं। अरे अभी ये नहीं ड्रॉ होने देंगे, एक सेकंड में फिर से बनाती हूँ कहीं और जहाँ पे थोड़ी सी जगह है। यहाँ पे है थोड़ी सी जगह, यहाँ पे बनाती हूँ। रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम, फिर से रेयरर, बस ऐसे चलता जाएगा। ये आर ही लिखते, बाहर लिखना था, अरे यार। ऐसे बना देती हूँ, ये रेयरर, ये डेंसर, फिर से रेयरर। तो लाइट की रेज आएंगी यहाँ पे, जो पार्टिकल्स है बहुत दूर दूर है, तो लाइट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से वो आएगी। जितनी स्पीड पे, लाइट की स्पीड तो आपको पता ही होगी भाई, मेरे को बताने की तो कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, तो इस स्पीड से पूरी इतनी ज्यादा तेज वो आ रही है। बट जब वो डेंसर मीडियम में चली जाएगी, ठीक है, यहाँ पे जाके इधर जाना है उसको, यहाँ पे बहुत पार्टिकल्स है, बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है ये,
तो लाइट को क्या होगा, धीरे धीरे चलेगी, वो इससे टकरा जाएगी, पार्टिकल से इससे टकरा जाएगी। जो ये वाला टाइम है ना, ये हमारी आइज देख नहीं पाएंगे, इतना ज्यादा डिस्टेंस है, स्टार्स में से लाइट आ रही है, तो डिस्टेंस उसको कितना ज्यादा ट्रेवल करना है हमारी आइज तक पहुंचने में। तो ये वाला डिस्टेंस जो डेंसर मीडियम में वो ट्रेवल करेगी ना, ऐसे डिसअपियर ही हो जाएगी, वो पता ही नहीं चलेगा हमें कि लाइट है। रेयर में फिर से दिख जाएगी, बट डेंसर में जाके, रेयर में इस वाले पार्ट में वो विजिबल है, दिख रही है, इस वाले में डिसअपियर, विजिबल नहीं है, इस वाले में फिर से विजिबल, फिर से इस वाले में आएगी, रेयर में विजिबल, इसमें नहीं विजिबल, इसमें विजिबल। दिस इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, और इसको ही क्या बोलते हैं, ये जो फ्लक्चुएटिंग वाला इन्होंने बोला है, ठीक है। ये रहा, कह रहे दिस जो फ्लक्चुएटिंग है, वेवरिंग है, ये किसकी वजह से होती है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। अब ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता क्या है, कह रहे ऑन अ स्मॉल स्केल अपने एनवायरनमेंट में क्या होता है। अच्छा चलो, इन्होंने बताया ही नहीं है, एक मिनट में डेफिनेशन लिखवाती हूँ आपको, ठीक है, जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन है। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इन्होंने एग्जांपल बता दी। तो क्या होता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, कह रहे जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होता है ना भाई, ये किसकी वजह से होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ऑफ स्टार लाइट। अच्छा, स्टार के पास खुद की लाइट होती है, या बताओ मेरे को, होती है तो, नहीं होती है तो भी बताओ। द स्टारलाइट ऑन एंटरिंग अर्थ सरफेस क्या होता है, अंडर को रिफ्रैक्शन, ठीक है, कंटिन्यूसली वो रिफ्रैक्शन में जाता है बिफोर इट रीचेस द अर्थ। मतलब जब तक लाइट हमारी आईज में जाती है, वो क्या होता है, बहुत सारे रिफ्रैक्शंस के थ्रू आती है लाइट। द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन अकर्स, ये आपका डेफिनेशन आ जाएगा, ठीक है। नहीं नहीं रुक जाओ। Since the atmosphere bends starlight towards the normal, apparent position क्या आ जाते हैं इसके, डिफरेंट हो जाते हैं फ्रॉम द एक्चुअल पोजीशन। पहले हमने फ्लक्चुएटिंग वाला पढ़ा है, अब उसकी पोजीशन कैसे डिफरेंट हो जाती है ये पढ़ते हैं। The stars appear slightly higher than the actual position, ठीक है, क्यों होता है ये, this apparent position of the star is not stationary but keeps on changing slightly. Physical conditions of the Earth's atmosphere are not stationary. Was in the case previous chapter, since stars have very distance, they are approximate point size हो जाते हैं सोर्स हमारे लिए जब हम देखते हैं। As the path of rays light coming from the star goes varying slightly, the apparent position of the star fluctuated and amount of starlight entering in the eyes। हो चलो, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार तो आपको पता चल गया ना बेटा, अरे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार ही तो पढ़ाया मैंने। फ्लक्चुएट होगा कभी, यहाँ पे रेयर मीडियम है, ठीक है, लाइट आ गई बहुत स्पीड से, यहाँ पे डेंसर मीडियम है, वो धीरे धीरे आ रही है, तो हमारी आइज तक वो लाइट पहुंचेगी नहीं, इतने धीरे आ रही है वो, ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो यहाँ पे हमें क्या लगता है कि लाइट आई नहीं। फिर रेयर में वो पूरी स्पीड से आ रही है, हमें लगता है लाइट आ गई, ठीक है, स्टार लाइट जब ट्विंकल करते हैं। यहाँ पे डेंसर मीडियम में धीरे धीरे वो आ रही है, फिर से ऐसा लगेगा कि वो तो है ही नहीं, लाइट तो है ही नहीं, फिर से रेयर में तेजी से वो आएगी, तो हमें लगेगा लाइट आ गई, ठीक है। यहाँ पे है अपेरेंट पोजिशन, यहाँ पे है एक्चुअल पोजिशन ऑफ स्टार, इसमें क्यों वेरिएशन आते हैं, सेम यही रीजन है, ठीक है। देखो जी, ये रेयर मीडियम डेंसर, रेयर डेंसर, रेयर में आई अवे फ्रॉम द नॉर्मल, डेंसर में आएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल चली जाएगी, रेयर में फिर से अवे फ्रॉम द नॉर्मल, फिर से टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो इससे पोजीशन भी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, स्लाइटली चेंज होगी, ज्यादा नहीं चेंज होगी कि यहाँ पे था स्टार और यहाँ पे हम देख रहे हैं, इतना ज्यादा नहीं, स्लाइटली थोड़ा सा पोजीशन चेंज हो जाएगी, इतना सा यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन एनसीईआरटी का भी है, व्हाई डू नॉट द प्लैनेट्स ट्विंकल, प्लैनेट्स क्यों नहीं करते हैं ट्विंकल, द प्लैनेट्स आर मच, इस पे यहाँ पे आंसर लिखो, यहाँ पे आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिख सकते हो कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम यहाँ पे बना रहे हैं, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या बनेगा कि क्यों नहीं करते प्लैनेट्स ट्विंकल, प्लैनेट्स बहुत ज्यादा नजदीक हैं अर्थ के, उनका साइज भी अपीयर क्या होता है, बहुत ज्यादा बड़ा अपीयर होता है। प्लैनेट एज अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्सेज ऑफ लाइट, ठीक है, टोटल जो वेरिएशन आती है उसमें क्या आती है, बहुत कम आती है। अच्छा, इसमें बताती हूँ अच्छे से इसका क्या आंसर है, क्या आप समझोगे इसको, यहाँ पे थोड़ा सा बना लेते हैं।
यहाँ पे अर्थ है, हम लोग खड़े होकर देख रहे हैं, ठीक है जी, कोई बंदा खड़ के देख रहा है कि हाँ प्लेनेट से क्यों नहीं आता, यहाँ पे एक प्लेनेट है बहुत ज़्यादा नज़दीक, लाइट आएगी ना तो उसको थोड़ा सा ही मिला, यहाँ पे रेयरर मीडियम, डेंसर, रेयरर, बस थोड़ा सा ही उसको क्या मिला, डिस्टेंस मिला ट्रैवल करने के लिए, तो वो इतना पता ही नहीं चलेगा। जब दूर से आएगी बार बार रेयरर डेंसर रेयरर डेंसर, तो फिर वो क्या करेगी, ट्विंकल करेगी। तो बिकॉज स्टार्स बहुत दूर होते हैं इसीलिए वो ट्विंकल करते हैं, प्लैनेट्स बहुत नजदीक होते हैं इसलिए वो ट्विंकल नहीं करते। अभी ये वाला, इसका रीजन सेम ही है, ठीक है, एडवांस सनसेट, डिले सनसेट, रीजन सेम ही है सबका। अगर 1 मार्क में आ रहा है ओनली एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन लिखना है, इतना एक्सप्लेन नहीं करना है आपको, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है एनसीईआरटी ने, देखते हैं हम लोग, लिख रहे हैं एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। सनराइज क्या होता है, एडवांस होता है, और सनसेट क्या होता है, डिले होता है। ये हमें घर में रह के नहीं पता चलेगा, ठीक है। ईस्ट में जो हमारे स्टेट्स हैं, अगर हम उधर जा रहे हैं या फिर हम उधर देखें, ठीक है, ऑनलाइन कि कब हो गया सनसेट, ठीक है, एपी असम वगैरह जो वहां पे देखें, तो सनसेट इधर पहले होगा, सॉरी सनराइज इधर पहले होगा, और जो वेस्ट में स्टेट्स हैं उनका सनसेट क्या होगा, बाद में होगा, ठीक है। थोड़ा सा फर्क होगा इसमें। तो इसमें क्यों फर्क होता है, बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। बोले सन इज विजिबल अबाउट अस, सॉरी विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट्स बिफोर द सनराइज। एक्चुअल सनराइज होने से पहले ही वो 2 मिनट हमें दिखाई देता है। ऐसे कैसे दिखाई देगा, ये है इसका मतलब कि होता तो यहाँ पे, और हॉरिजन बोल लो या ओरिजन बोल लो, जो भी आपको बोलना है ये इसको, तो ये जहाँ पे बंदा देख रहा है ये वाली लाइन, ठीक है, सन होता तो यहाँ पे, बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन उसकी पोजीशन हमें कहाँ पे दिखाई देती है, यहाँ पे, ठीक है। था तो वो यहाँ पे, बट इमेज उसकी कहाँ पे बन रही है, यहाँ पे, बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। बस आपको इतना ही समझना है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, यही होता है कि पहले रेयरर मीडियम से लाइट आएगी, फिर डेंसर से, फिर रेयरर से, फिर डेंसर से, ये इसकी वजह से थोड़ी सी पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज, ठीक है। अभी सन राइज वाला तो हो गया, सनसेट में क्या दिक्कत है कि वो बाद में भी दिखाई देगा, ठीक है, कौन, सन, जब सनसेट हो जाएगा वो बाद में भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखो, लेट अस सपोज सनसेट हो गया है, यहाँ पे सूरज चला गया, सनसेट हो गया, बट अभी भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, जब वो बिल्कुल रेडिश सा हमें दिखाई देता है, ये तो आपने देखा ही होगा सब लोगों ने, ठीक है। बोल रहे बट एक्चुअल सनराइज वी मीन दैट एक्चुअल क्रॉसिंग ऑफ द हॉरिजन बाय द सन, हॉरिजन बाय द सन, इसको इसके ऊपर चला जाए वो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्चुअल सनराइज या सन, हाँ सनराइज, ठीक है। बट है तो सन ओरिजिन के नीचे ना, फिर भी क्या हो गया, सनराइज हो गया, बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। फिर क्या बोला, द टाइम डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सनसेट एंड अपियरेंट सनसेट कितना होता है, 2 मिनट का होता है, ठीक है। ये बहुत सारे उन्होंने सर्च की, देखा सब लोगों ने, साइंटिस्ट वगैरह ने मिलके, तो उनको क्या पता चला कि 2 मिनट का ही होता है। द अपियरेंट फ्लैटनिंग ऑफ द सन डिस्क एट सनराइज एंड सनसेट इज ऑल्सो द सेम फिनोमेना, कि हमें क्या लगता है वो बिल्कुल फ्लैटन लगता है, क्यों लगता है, ये सेम फिनोमेना में। आप ये रहने दो, ये वाला करो कि 2 मिनट क्यों, मतलब 2 मिनट का फर्क होता है, किस वजह से फर्क होता है, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, बस इतना ही है आपको। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब लाइट का फैलना, ठीक है, लाइट फैल जाती है। लेट अस सपोज हमारे पास है एक टॉर्च, अभी फैलना तो आपको समझ में नहीं आएगा, फैलने का क्या मतलब है, ये ऐसे ही हमारे पास टॉर्च है, इसकी लाइट सिर्फ ये वाले ऑब्जेक्ट्स को दिखा रही है, जो यहाँ पे पड़ रहे हैं इसको थोड़ी ना दिखाएगी ये वाली लाइट। लाइट को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा हमने फैलाना है कि ये वाले ऑब्जेक्ट्स भी हमें दिखाई दे, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। होप सो थोड़ा सा पल्ले पड़ गया हो। देन क्या है, the interplay of light with objects around us give the rise to several phenomena in nature. The blue color of the sky किसकी वजह से होता है, scattering of light. The color of the water deep in sea किसकी वजह से, scattering of light, ठीक है।
रेडनिंग ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट, ये भी इसके फिनोमेना है, ठीक है। मे बी वैसे तो ये टॉपिक डिलीट नहीं है, बाकी आप देख सकते हो, आपके स्कूल में पढ़ा है, ठीक है, नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं है, आप रहने दो, बट ये है नहीं, ठीक है, आप एक बार करके ही जाओ। टिंडल इफेक्ट क्या है? टिंडल इफेक्ट आपने 9th क्लास में भी रीड किया हुआ है, ठीक है। द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज हिट्रोजीनियस, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या होता है पार्टिकल। होमोजीनियस दो टाइप ऑफ मिक्सचर्स होते हैं, होमोजीनियस एंड हिट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब है कि सेम सेम पार्टिकल्स हो, सेम सेम मतलब मिक्सचर हमने बना ली वो सेम ही बन जाए, पता ही ना चले इसमें क्या मिक्स किया है। एक तरफ हमने सॉल्ट और शुगर को सॉल्ट प्लस वाटर किया है, एक तरफ हमने शुगर प्लस वाटर किया है, तो देख के नहीं ना हम बता सकते कौन सा सॉल्ट वाला है कौन सा शुगर वाला है, तो दोनों क्या हो गए सेम। बट हिट्रोजीनियस में क्या होता है अलग अलग, जैसे सैंड प्लस वाटर, तो बिल्कुल डिफरेंट, हमें देख के ही पता चल जाए। तो अर्थ का एटमॉस्फेयर भी कैसा है? हिट्रोजीनियस, अलग अलग गैसेज हैं, ठीक है, अलग अलग सब कुछ है, डस्ट पार्टिकल हमें दिखाई देंगे, तो वो क्या है दिखाई देता है हमें। दीज पार्टिकल्स इंक्लूड स्मोक, स्मोक होता है इसमें, टिनी ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ डस्ट होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं एयर में। When a beam of light strike such fine particle, छोटे छोटे पार्टिकल्स में जब लाइट पड़ती है तो पाथ है जो बीम का वो विजिबल हो जाता है और लाइट हमारे आंखों में आती है, हमें दिखाई देता है सब कुछ, और इस फिनोमिना को ही क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। इसके कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे आपको दिखाई देता है, यहाँ पे भी लिखे हुए एग्जांपल्स कर लेते हैं फिर भी, कि हमारे पास क्या है, बिल्कुल डार्क रूम है, डार्क रूम में हमारे पास क्या है कि हमने यहाँ से एक लाइट का सोर्स है, यहाँ पे हमने एक क्या बनाया हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, विंडो है ऊपर, थोड़ी सी ज्यादा ऊपर है, विंडो को और क्या बोलते थे, जो छोटा सा बनाते होते हैं हम लोग, एग्जॉस्टर जैसे, ठीक है, बट वहां पे हमने फैन नहीं लगा रखा, तो यहाँ से क्या आ रही है, लाइट आ रही है बिल्कुल डार्क रूम में। अगर आपने देखा हो कभी तो लाइट, ये जो लाइट आती है ना इसमें छोटे छोटे जो डस्ट पार्टिकल्स है वो भी दिखाई देने लग जाते हैं, ठीक है, अब होप सो सबने देखा ही होगा, ठीक है। फिर क्या बोला है कि आपने भाई 9th क्लास में आपने पढ़ा था, इस फिनोमिना को कैसे कैसे देख सकते हैं, फाइन जो सनलाइट एंटर होती है स्मोक्ड फिल्ड रूम में, ठीक है, स्मॉल होल से, ये जब मैंने ये बताया। स्कैटरिंग ऑफ लाइट मेक्स पार्टिकल विजिबल, इसकी एक और एग्जांपल क्या, कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में बड़े बड़े ट्री हैं, ठीक है, थोड़ा सा उसमें क्या है, थोड़ी थोड़ी जगह पत्तों के बीच में से, यहाँ पे सन है, जो लाइट आएगी तो सारा कुछ विजिबल आपको होगा, बट बहुत थोड़ी थोड़ी लाइट आएगी, ये भी किसकी एग्जांपल है, इसको आप अंडरलाइन कर लो और इसको आप देख सकते हो ऑनलाइन, ठीक है, आप देखो इसकी फोटोज को, आपको याद रह जाएगा ये, ठीक है। टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स और मिस्ट की वजह से क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है। द कलर ऑफ द स्कैटर्ड लाइट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल, साइज ऑफ द पार्टिकल्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा छोटे पार्टिकल्स है कैसी लाइट होगी, ब्लू लाइट, अगर बहुत बड़े पार्टिकल है तो कैसी होगी इन्होंने लिखा नहीं हुआ, व्हाइट लाइट होगी स्कैटर, ठीक है, ये मैं लिखवा दूं आपको। इफ द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल्स इज लार्ज इनफ, तो कौन सी लाइट होगी, हाँ लिखा ही हुआ है व्हाइट लाइट होगी, इसको अंडरलाइन कर लो, मैं तो मैं लिखा देती हूँ। अगर वेरी फाइन पार्टिकल्स है, फाइन पार्टिकल्स मतलब बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं, तो कौन सी होगी लाइट, ब्लू कलर की लाइट ब्लू कलर की लाइट, या फिर ब्लू कलर क्या होगा, विजिबल होगा। अगर हमारे पास है लार्ज इनफ पार्टिकल, लार्ज पार्टिकल्स लिख लो, इनफ तो क्या ही लिखना, लार्ज पार्टिकल्स हैं, तो व्हाइट लाइट क्या होगी, स्कैटर होगी, व्हाइट लाइट हमें दिखाई देगी। एक बार मैं बता भी देती हूँ, यहाँ पे कुछ छोटू सा पार्टिकल, बिल्कुल छोटू सा, लाइट आई, इस पे पड़ी, हमारी आईज में चली गई लाइट और हमने इस पार्टिकल को क्या किया, देखा, तो ये पार्टिकल कौन से कलर का दिखाई देगा, ब्लू कलर का, या फिर जो लाइट स्कैटर होगी कौन से कलर की, ब्लू कलर की। इसका क्या मतलब है वो मैं बताती हूँ। अगर हमारे पास है बहुत बड़ा सारा पार्टिकल,
ठीक है, लाइट इस पे आई, हमारे आईज में लाइट चली गई तो कौन सा कलर दिखाई देगा, व्हाइट कलर दिखाई देगा। अभी इन चीजों का क्या मतलब है हम लोग पढ़ते हैं विद एग्जांपल्स। फिर उन्होंने पूछा व्हाई द कलर ऑफ द स्काई इज क्लियर ब्लू, स्काई ब्लू या ब्लू होता है, क्यों होता है, क्या बोला उन्होंने, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द एयर एंड द अदर फाइन पार्टिकल्स, स्पेशल क्या लिखा, फाइन पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स, ठीक है, क्योंकि अभी तो पढ़ा है कि छोटे पार्टिकल्स पे जब लाइट होगी, इंसिडेंट होगी, स्कैटर होगी उनमें से, तो क्या हमारे पास कलर आएगा ब्लू, ठीक है। इन द एटमोस्फेयर हैव साइज smaller than the wavelength of visible light. These are more effective in scattering of light of shorter wavelength at the blue end than the longer wavelength, ठीक है, रेड एंड। तो छोटे पार्टिकल्स किसको करते हैं स्कैटर, ब्लू कलर को। द रेड लाइट हैज वेवलेंथ अबाउट दिस टाइम्स ग्रेटर देन द ब्लू, इसका भी 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, कितना टाइम्स लार्जर होती है वेवलेंथ, ठीक है। When sunlight passes through the atmosphere, the fine particles in air क्या स्कैटर करते हैं, ब्लू लाइट को, मोर स्ट्रांगली देन रेड, ठीक है, रेड को नहीं करते हैं छोटे पार्टिकल्स। छोटे पार्टिकल्स छोटी वेवलेंथ वाली लाइट को ही स्कैटर करते हैं। This scattered blue light enters our eye if the earth had no atmosphere, तो क्या होता है कि सारा कुछ डार्क डार्क हमें दिखाई देता, ठीक है। The sky appears dark to passengers flying at very high altitudes, ये क्यों होता है, क्योंकि वहां पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है, ठीक है। फिर ये वाला क्वेश्चन देखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, जो डेंजर वाले सिग्नल्स वगैरह होते हैं उनमें सब में रेड कलर क्यों यूज किया जाता है, डू यू नो व्हाई, बिकॉज रेड लाइट, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखो भाई, यहाँ पे क्वेश्चन लिखो कि ये हमारा क्वेश्चन बन गया, ठीक है। इसका आंसर क्या है कि रेड लाइट लीस्ट स्कैटर्ड होती है बाय फॉग स्मोक, देयरफॉर ये हमें दिखाई देगी, जितना भी डिस्टेंस हो हमें डिस्टेंस से भी ये सेम कलर दिखाई देगा अच्छे से, ठीक है। अच्छा, इसका क्या मतलब है, कोई कलर था जैसे ब्लू कलर है, ब्लू कलर में हमने कुछ लिख दिया, इसकी लाइट क्या हो जाएगी, स्कैटर, जैसे सर्दियों में स्मोक होती है, फॉग होता है, उससे लाइट हो जाएगी स्कैटर और हमें अच्छे से ये दिखाई नहीं देगा। इसीलिए रेड कलर का होता है, इसकी वेवलेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है, स्कैटरिंग क्या होती है, लीस्ट होती है, स्कैटरिंग बहुत कम होती है, स्कैटर नहीं होगा, फैलेगा नहीं, तो हमें अच्छे से दिखाई देगी, जो भी लिखा हुआ है डेंजर, इधर टर्न मत लो, इधर ये मत करो, तो वो सारा हमें दिखाई देगा, ठीक है। ये बस हम नेक्स्ट वीडियोस में ही करेंगे, नेक्स्ट जो भी हमारी क्लास रहेगी, चैप्टर डन है आपका। एक्सरसाइज और इंटेक्स क्वेश्चंस के अलग क्लासेस होंगे हमारे, आंसर राइटिंग जो भी आपको दिक्कत आ रही है आंसर राइटिंग में वो सब करेंगे हम लोग, और इसमें क्या है, ये वाला जो भी हमने पढ़ा है वो एक बार रीड कर लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, क्लास इज ओवर।